हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की जो ये बुक है ना, हम इसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके पेज 1 से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं किस पर्पज से पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी टीजीटी हिंदी एंड पीजीटी हिंदी के लिए। ठीक है, ये इन सभी एग्जाम्स में, चाहे तो टीचर के एग्जाम्स हो या फिर यूपी कांस्टेबल या फिर आपका एसएससी जीडी हो, जितने भी एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है, ये आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो चलिए हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, तो इसमें हम लोग संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो गाइज हम लोग आ चुके हैं संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। किस पे हम अपने पॉइंट पे आ चुके हैं? संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, हम पहले वो पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहां दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। संयुक्त व्यंजनों का शब्द का अर्थ है जहां दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं ये तो मैंने आपको ऊपर बताया ही है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ये चारों दे रखे हैं। ठीक है, अब ये किस किस व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपको ये छा से छत्रिय दे रखा है, जो ये दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए कि ये किन व्यंजनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, छा छत्रिय का प्लस शा से मिलकर बनता है, त्र जो है वो ता प्लस रा से मिलकर बनता है। इसी तरीके से ये चारों को आपको याद रखना है कि ये चारों किस किस व्यंजन से मिलकर बने हैं। ओके गाइस, अब हम आते हैं नेक्स्ट। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं। मान लीजिए एक से अधिक व्यंजन अगर एक साथ आकर गुथ जाते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता है, मतलब यह है कि ये जो व्यंजन है ना, इनके बीच में कोई स्वर नहीं अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है सप्ताह। क्या लिखा हुआ है? सप्ताह। तो सप्ताह में आधा पा है प्लस ता है। ठीक है, तो प प्लस ता मिलके ही तो बना है ये सप्ताह, तो मतलब कि ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय जो दे रखा है ट्रिय, ये कैसे कैसे बना हुआ है? जो टा है इसमें कितनी मतलब कितने व्यंजन जुड़े हुए हैं? सा से षटकोण जुड़ा हुआ है, टा से टमाटर जुड़ा हुआ है, प्लस रा से रथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 3 व्यंजन मिलकर सिर्फ ये एक पूरे व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, व्यंजन द्वैत। व्यंजन द्वैत, ये जो शब्द दे रखे हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, व्यंजन द्वैत, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे व्यंजन द्वैत कहे जाते हैं। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे व्यंजन द्वैत कहे जाते हैं। जैसे पक्का, बच्चा, अड्डा, 70, 80, 90, इक्का। विशेष तथ्य, हिंदी में 2 महाप्राण व्यंजन कभी द्वित होकर नहीं आते हैं। हिंदी में 2 महाप्राण व्यंजन कभी द्वित होकर नहीं आते हैं। पहला व्यंजन हमेशा अल्प प्राण ही होगा। पहला व्यंजन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा अल्प प्राण ही होगा। ठीक है, और जैसे ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, अच्छा, बुद्धू, मट्ठा, पत्थर, मक्खी आदि, है ना। अब हिंदी वर्णमाला के बारे में विशेष तथ्य दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं? हिंदी वर्णमाला के बारे में विशेष तथ्य दे रखे हैं। क्या तथ्य दे रखे हैं? सामान्य व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। सामान्य या व्यवहारिक मतलब बोलचाल की हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। स्वर 11 है। अयोगवा कितने हैं? 2 है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी जो लास्ट वीडियो है उन सब में पढ़ा चुकी हूँ, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं और अयोगवाहों की संख्या कितनी है? 2। व्यंजन कितने होते हैं? 33। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। उच्छिप्त कितने होते हैं? 2। ठीक है, ये सब कुछ याद होना चाहिए आप लोग को। और जो अ है ये अंग्रेजी से आगत या ग्रहित है, मतलब कि जो ये अ होता है ना, इसको आगत कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो अंग्रेजी शब्दों में ही होता है, हिंदी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि अगर हम कॉलेज लिखेंगे, नॉलेज लिखेंगे, तो हम ये इसके ऊपर ये जो चंद्रबिंदी टाइप लगा रहे हैं, ये चंद्रबिंदी नहीं है। चंद्रबिंदी में क्या होता है? एक बिंदी और लगी होती है, लेकिन चंद्रबिंदी नहीं है। तो इनका जो प्रयोग होता है वो अंग्रेजी के ही शब्दों में होता है। स्वरों का वर्गीकरण, ये मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, बस एक बार चाहो तो रिवीजन करा देती हूँ मैं। पढ़ तो हम चुके ही हैं इसके ऊपर। कंठ क्या है? कंठ, तो कंठ के अंतर्गत पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। ह्रस्व स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बताइए। 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो प्लूत होता है ना वो संस्कृत का स्वर होता है। ये मैं साथ के साथ आपको रिवीजन करवा रही हूँ जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर आ क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या है? आ। निरअनुनासिक क्या है या मौखिक स्वर क्या है? छोटा आ और बड़ा आ। निरअनुनासिक एवं मौखिक स्वर, छोटा आ एवं बड़ा ना। अनुनासिक
अनुनासिक क्या होता है, बताया था ना, जो चंद्रबिंदी ऊपर लगती है उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तालव्य। अब हम आ जाते हैं तालव्य यानी तालु पे। मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, जो हमारा मुंह होता है ना, मुंह के अंदर की जो छत होती है उसका जो पीछे का हिस्सा होता है ना, वो तालु कहा जाता है। तो तालु के अंतर्गत ह्रस्व स्वर कौन सा है, छोटी ई। दीर्घ स्वर कौन सा होता है, बड़ी ई। अनुनासिक कौन सा होता है, छोटी ई। अनुनासिक कौन सा होता है, ई के ऊपर भी चंद्रबिंदी लगी होती है। ई के ऊपर, ये देखिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ, ई के ऊपर भी ये चंद्रबिंदी सी लगी होती है ना, ये अनुनासिक होता है। ठीक है, मूर्धा। मूर्धन्य पे आ जाते हैं। मूर्धा मुंह के भीतर की छत का आगे का जो भाग होता है, मतलब जो हमारा मुंह होता है, जब हम मुंह खोलते हैं तो इसके ऊपर जो एक ऊपर छत सी होती है ना, इसके आगे का जो भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है, और पीछे का जो भाग होता है वो तालव्य कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ह्रस्व स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, ऋ से ऋषि। ठीक है, कंठ तालव्य क्या है, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिए, इनको तो रट लो एक तरीके से। कंठ तालव्य क्या होता है, दीर्घ स्वर होते हैं, छोटी ए और बड़ी ए। कंठ तालव्य, दीर्घ स्वर, छोटी ए एवं बड़ी ए, मतलब यह छोटी ए और बड़ी ए कौन कौन से अक्षर होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है, ओष्ठ, कंठोष्ठ, जो जिनको बोलने के लिए ओठ प्लस कंठ दोनों का यूज किया जाता है, वो क्या है, छोटा ओ एंड बड़ा ओ एंड आओ, ओ एंड आओ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ओष्ठ में। ओनली ओष्ठ कौन से हैं जिनको बोलने के लिए ओठ का प्रयोग किया जाता है, ह्रस्व के अंतर्गत आ जाता है छोटा ऊ, और दीर्घ के अंतर्गत आ जाता है बड़ा ऊ। ठीक है, आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि ये मुझे जल्दी जल्दी फिनिश करवाना है। कई दिन हो गए, कई सारी वीडियो हो चुकी है, फिनिश नहीं हो पाया, तो इसको मुझे जल्दी जल्दी फिनिश करवाना है, क्योंकि और ये सारा जो है मैं लास्ट वीडियोज में पढ़ा भी चुकी हूँ, तो एक क्विक रिवीजन है ये। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण का स्थान। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण का स्थान। वर्ड का नाम क्या है, कंठ। उच्चारण का स्थान क्या है, कंठ। अघोष अल्प प्राण क्या है, अघोष, अघोष, सघोष, ये सब मैंने पढ़ाया है ना, क्या क्या होता है ये। अघोष अल्प प्राण का, अघोष महाप्राण खा। महाप्राण, महाप्राण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है, वर्ड जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण। और प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ये याद रखना है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, पहला और दूसरा अघोष होता है, और तीसरा और चौथा और पांचवा ये सघोष होते हैं। पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूर्धा। मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, सॉरी तालव्य रह गया। तालव्य, तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। ठीक है, मूर्धा मुंह के भीतर की छत का आगे का भाग होता है। तो तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये तो याद करवाई दिए हैं मैंने। तालु के अंतर्गत कौन से आते हैं, कंठ के अंतर्गत कौन से आते हैं, ये तो सब याद ही होगा। तो मूर्धा के अंतर्गत कौन से आते हैं, टा ठा डा ढा ड़ा, टा ठा डा ढा ड़ा। ठीक है, अब पहला और दूसरा है अघोष, तीसरा चौथा पांचवा है सघोष। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको अलग अलग याद करना है। अगर यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा तो कुछ सारा ऊपर से निकल जाएगा, इसको अलग अलग तरीके से याद करना। अघोष सघोष कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं, इसमें मिक्स हम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसमें मिक्स कर दूँ तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ जो दिया है इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, तो मूर्धा में क्या है, टा ठा डा ढा ण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दंत, ऊपरी दांतों के निकट से, ऊपरी दांतों के निकट से। तो दंत के अंतर्गत क्या क्या आता है, तातरबूज, थातरबस, दादावाद, धाधनुष, नानल। तातरबूज, थातरमस, दादावाद, धाधनुष, नानल। ठीक है, तालु पे आ जाते हैं अब हम। तालु हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे नीचे एक बार दे रखा है। क्यों, क्योंकि तालु के अंतर्गत जो है वो आपका चा छा जा झा णा तो आता ही आता है, शा शलगम और या यज्ञ भी आता है। ये भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, इसको भी मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ कि तालु के अंतर्गत चा छा जा झा णा के अलावा सा सलगम और या यज्ञ भी आते हैं। तो ये भी याद कर लेना, चा छा जा झा णा के अलावा सा सलगम और या से यज्ञ भी आते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वत्स पे। दंत प्लस मसूड़ा। वत्स क्या है, दंत प्लस मसूड़ा, दंत प्लस मसूड़ा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत आता है आपका सासापेरा, रारथ और लालट्टू। सासापेरा, रारथ व लालट्टू। तो जो सासापेरा है वो क्या है, महाप्राण है। सासापेरा क्या है, महाप्राण है। और जो आपका रारथ और लालट्टू है वो क्या है, अल्प प्राण सघोष ध्वनियाँ हैं, अल्प प्राण सघोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दंतोष्ठ पे। किस पे आ जाते हैं, दंतोष्ठ पे, मतलब जिसको बोलने के लिए दांत और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो जो व है ना, व जो होता है वो दंतोष्ठ होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मूर्धन्य पे। मूर्धन्य पे, मूर्धन्य पे ये आपका टा ठा डा ढा णा तो होता ही है, उसके अलावा जो सा से षटकोण होता है ना, वो और मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। क्या, टाठा डाढ़ा अणा के अलावा सा से षटकोण भी मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्वर यंत्रीय पे। क्या, स्वर यंत्रीय।
तो जो हाहल है ये आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है हाहल? महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत और सघोष ध्वनि के अंतर्गत। ठीक है। उच्छिप्त मैंने बताए थे ना ऊपर, उच्छिप्त पढ़ाए थे कि उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। तो ये जो दोनों दे रखे हैं ना, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है। आगत ग्रहित ध्वनियाँ, आगत व ग्रहित ध्वनियाँ। तो जो का है वो स्पर्शी है और खा गा जा फा ये ऊष्म प्लस संघर्षी है। आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? का, खा, गा, जा और फा, ये 5 ध्वनियाँ जो हैं वो आगत ध्वनियाँ हैं। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ ऊपर। का, खा, गा, जा और फा। का, खा, गा, जा और फा जो है वो जो है आगत ध्वनियाँ हैं, और का जो है वो स्पर्शी ध्वनि है, और खा, गा, जा और फा जो है वो ऊष्म एवं संघर्षी ध्वनि है। ठीक है। अयोगवा कितने होते हैं ये बता चुकी हूँ मैं। अयोगवा जो होते हैं वो 2 होते हैं, अनुस्वार एंड विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट, का, खा, गा, जा, फा फारसी से आगत व्यंजन है। आगत व्यंजन है ये तो पता ही है। ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाता है कि ये किससे आए हुए व्यंजन है, मतलब किस भाषा से आए हैं ये, तो ये जो है ये फारसी से आए हुए व्यंजन है। जा जहाज व फाफल ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। जा जहाज एवं फाफल जो है ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। फारसी से आगत ध्वनियों की संख्या कितनी है? 5 है। का, खा, गा, जा और फा। तो फारसी से आगत ध्वनियों की संख्या कितनी है? 5 है। वर्तमान में इनमें से हिंदी में जा और फा का प्रयोग ही देखने को मिलता है। वर्तमान में हिंदी में जा और फा का प्रयोग ही देखने को मिलता है। इनमें से का स्पर्श ध्वनि है, इनमें से जो का है वो स्पर्श ध्वनि है, और जो शेष रह गए खा, गा, जा और फा ये जो है ये संघर्षी हैं। ठीक है। क्योंकि इनका उच्चारण जीवा के मूल भाग में स्पंदन से होता है। इनका जो उच्चारण होता है ना वो जीवा के मूल भाग में स्पंदन से होता है। नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था। जो नुक्ता होता है, जो हम कोई भी वर्ड लिखते हैं उसके नीचे जो एक छोटी सी बिंदी लगी होती है, बिंदु टाइप, उसको नुक्ता कहते हैं। तो नुक्ता का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने शुरू किया था? वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था। ठीक है। जैसे कि ये घोड़ा लिखा है। ठीक है। सॉरी, ये जरा लिखा है, जा के नीचे ये बिंदी लगी है। ये बाघ लिखा है, बाघ के नीचे ये बिंदी लगी हुई है। तो इन ये जो बिंदी लगी है छोटी सी, इसको ही नुक्ता कहते हैं। ठीक है। नुक्ता का ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित कितने भेद हैं? मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित कितने भेद हैं? तो इसके अनुसार स्वरों के जो है वो 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शिथिल, दूसरा है दृढ़, तीसरा है मध्यम। पहला है शिथिल, दूसरा है दृढ़, तीसरा है मध्यम। शिथिल के अंतर्गत क्या क्या आता है? शिथिल के अंतर्गत आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दृढ़ के अंतर्गत आता है बड़ी ई, बड़ा ऊ। मध्यम के अंतर्गत आता है बड़ी ए। मध्यम के अंतर्गत क्या आता है? बड़ी ए। अब हम आते हैं पॉइंट 7 पे। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अ एक मात्रा ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है। अ एक मात्र ऐसा स्वर है, जो छोटा आ है ना, वो एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है, इसकी कोई मात्रा ही नहीं है। अतः हिंदी मात्राओं की संख्या 10 है। ये याद होना चाहिए। हिंदी में कितनी मात्राएं हैं? हिंदी में जो है वो 10 मात्राएं हैं। हल चिन्ह, सामान्यतः सभी वर्डों में अस्वर विद्यमान रहता है। जितने भी टोटल वर्ड है ना हमारे, उनमें जो है वो जो अस्वर है ना वो सभी में ही विद्यमान रहता है। जिस वर्ड को स्वर रहित लिखा जाता है उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। जो वर्ड स्वर रहित लिखा जाता है उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। उसके नीचे क्या लगा देते हैं? ये देखिए, उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। उस वर्ड को हलंत कहते हैं। उस वर्ड को क्या कहते हैं? हम हलंत कहते हैं। अनुस्वार व पंचमा अक्षर के प्रयोग के नियम। जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार और जो पांचवा, अनुस्वार व पंचमा अक्षर के प्रयोग का नियम। यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण, पंचम वर्गीय वर्ण मतलब कि जो हमारे 5 वर्ग दे रखे हैं ना, इन 5 वर्गों का जो 5वां वर्ड है, सभी के जो 5वें वर्ड है, यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। तो जो 5वां अक्षर होता है वो किसमें बदल जाता है? वो अनुस्वार में बदल जाता है। यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो, मतलब उसमें स्वर ना हो, तथा उसके बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आ जाए, अथवा उसके बाद जो है वो उसी वर्ग का कोई दूसरा या अन्य वर्ण आ जाए, तो पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे कि हिंदी। तो जो ये आधा ना दिया है ना, ये किस में बदल गया है? ये आपका बदल गया है अनुस्वार में। तभी तो ये छोटी ई के बाद हा पे बिंदी जो लगी है, इसी को तो अनुस्वार कहते हैं। फिर आपका सेकंड एग्जांपल जैसे दे रखा है कंपन, है ना, तो कंपन में भी क्या है? माँ के स्थान पे हमने ये बिंदी जो लगाई है, इसी को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। यदि पंचमा अक्षर स्वर रहित हो, यदि 5वां जो अक्षर है वो स्वर रहित हो,
तथा उसके बाद या व या ह आए। यदि पंचमा अक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद में या व ह आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। जैसे कि पुण्य, समन्वय, तुम्हारा, सासलगम, सासठकोण, सा सपेरा से पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। सासलगम, सासठकोण व सा सपेरा से पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे कि अंश दे रखा है, अंश में क्या लगा हुआ है? सासलगम, सासलगम है ना इसमें सा, तो इससे अंग से ऊपर क्या लगी हुई? बिंदी लगी है ना, तो अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे कि हंस, तो जो सा है इसके ऊपर, हा के ऊपर जो बिंदी लगी है, सा के होने की वजह से हा के ऊपर बिंदी लगी है, तो ये क्या हो गया? ये भी अनुस्वार है। यदि हम सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द आए, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे सम प्लस हार क्या होगा? संहार, संहार। सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस वाद, संवाद। सम प्लस विधान, संवाद। सम प्लस वाद, संवाद, और सम प्लस विधान, संविधान। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे आ गए। ये सारे जो है ना यूपीएसएससी, यूपीपीएससी, वीडियो, पैट, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, अदर टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, मतलब इन सभी में आए हुए ये जितने भी नाम दे रखे हैं ना, ये जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो हम अब ये क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। हिंदी, हिंदी की कंठ ध्वनि है। हिंदी की कंठ ध्वनि क्या है? आ का वर्ग, हा व विसर्ग। हिंदी की कंठ ध्वनि है। हिंदी की कंठ ध्वनि क्या है? छोटा आ, बड़ा आ। का वर्ग के अंतर्गत आने वाले सारे वर्ड। का वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? का खा गा गा अणा। का वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? का खा गा गा अणा, और हा एवं विसर्ग। तो हिंदी की कंठ ध्वनि है। कौन कौन सी है हिंदी की कंठ ध्वनि? छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग के सारे वर्ड, उसके बाद हा हल एवं विसर्ग। ठीक है, कंठ वर्ड है। कंठ वर्ड कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, हा हल एवं विसर्ग। ये सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन में छोटा आ व बड़ा आ दिया नहीं होगा, छोटा आ दिया नहीं होगा एवं का वर्ग दिया नहीं होगा। तो कंठ वर्ड जो है ना, ये सारे आपको याद रखने हैं कि कंठ वर्ड कौन कौन से, मतलब कंठ ध्वनियां कौन कौन सी है। सीधी बात है, कंठ ध्वनियां कौन कौन सी होती है? तो का वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ड आते हैं वो तो होते ही कंठ ध्वनियों के कंठ ध्वनियां, का खा गा गा अणा। उसके अलावा छोटा आ, बड़ा आ, हा हल एवं विसर्ग जो है ये भी कंठ ध्वनियों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। कंठ ध्वनियां हैं, ऑप्शन दिए होंगे ये इसमें, तो का और खा जो है वो कंठ ध्वनि है। कंठ वर्ड है छोटा आ। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? कंठ है ना, ऑब्वियसली बात है। क्यों? का वर्ग के अंतर्गत तो घा आता है। का खा गा घा, घा आ गया, तो ये क्या हो गया? ये आपका कंठ ध्वनि के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। इनका सीधा कहने का मतलब ये है कि तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो तालु के अंतर्गत चा छा जा झा अणा, चा छा जा। कंठ के अंतर्गत आते हैं का खा गा घा अणा। तालु के अंतर्गत आते हैं चा छा जा झा अणा। ठीक है, मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? टा ठा डा ढा अणा। ये सब जितना आप लोग इसको रिवाइज करेंगे ना, उतना ही आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं सा। सा का उच्चारण स्थान है। सा का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने बताया था ना कि चा छा जा झा अणा तालु में आता ही आता है, लेकिन सासलगम और यायग, सासलगम और यायग जो है ये भी तालु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनि है, सा ऑप्शन में दे रखा होगा, तो सा जो है वो एक तालव्य ध्वनि है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। छोटी ई, बड़ी ई, चा चम्मच, छा छाता, जा जहा, झा झंडा, अणा खाली। चा छा जा झा अणा को देख के तो आप सीधे सीधे ही समझ गए होंगे कि तालव्य ध्वनियां है। ठीक है, उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो सासलगम आता है वो भी तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। और छोटी ई व बड़ी ई, छोटी ई व बड़ी ई जो होती है ये भी तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, या यज्ञ का उच्चारण क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये तालव्य वाले आपको सारे के सारे वर्ड मिल गए, इन सारों को याद कर लो। 5 तो आपको ऑलरेडी याद है। चा छा जा झा अणा तालु के अंतर्गत आते हैं। चा छा जा झा अणा तालु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई तालु के अंतर्गत आते हैं। सासलगम व या यज्ञ जो है ये भी तालु के अंतर्गत आते हैं। 2 4 6 8 और एक 9, 9 वर्ड जो है वो तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो ये क्या दे रखा है? झा से झरना। जब आप झा से झरना बोलेंगे तो इसको बोलने में आप तालु का यूज कर रहे हैं ना, तो ये भी तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, उच्चारण स्थान के उच्चारण स्थान के आधार पर अणा व्यंजन है, कैसा है? तालव्य। अणा क्या है? तालव्य। सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है?
तालव्य है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धा के हैं, मूर्धन्य है। ट वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? ट ठ ड ढ ण सारे किसके अंतर्गत आते हैं? मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है क्या? है ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। ड का उच्चारण स्थान होता है क्या? मूर्धन्य। ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ट ठ ड ढ ण। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ट ठ ड ढ ण। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध है। क्या शुद्ध है उच्चारण स्थान की दृष्टि से? सा जो है वो दंत के अंतर्गत आता है। सा से सपेरा जो है वो दंत ध्वनियों के अंतर्गत आता है। सा से सलगम जो है मैंने अभी बताया आपको तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। सा से षटकोण जो है वो मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे होंगे सारे, तो क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, तो ये ऑप्शन में दे रखा होगा, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्चारण की दृष्टि से क्या शुद्ध है। मतलब हमें सीधा पढ़ना है, सा से सपेरा किसके अंतर्गत आता है? दंत ध्वनियों के अंतर्गत आता है। सा से सा से सलगम किसके अंतर्गत आता है? तालु ध्वनियों के अंतर्गत आता है। सा से षटकोण किन ध्वनियों के अंतर्गत आता है? मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमने यहाँ तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अभी इससे आगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस सेट भी है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 20-22 मिनट की हो ही चुकी है। तो बाकी यहाँ तक का आप अच्छे से रिवीजन करिए, और जो ये क्वेश्चन मैं रिवाइज करवा रही हूँ ना, इनको प्लीज़ बार बार रिवाइज करिएगा। हिंदी में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी का इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो सारी आप लोगों तक टाइम से पहुँच सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आगे शेयर करिएगा, जिससे कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी ऐसे सब्जेक्ट की हिंदी की पूरी बुक पढ़ने की इच्छा है, जो पूरी बुक पढ़ना चाहता है, तो ये है कि उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी में। ठीक है, और बाकी का अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।